नमस्ते बच्चों। आज हम 12वीं कक्षा का पल्लवन यह पाठ देखेंगे। पाठ के लेखक हैं डॉक्टर दयानंद तिवारी। पहले हम लेखक परिचय देखते हैं। डॉक्टर दयानंद तिवारी जी का जन्म 1 अक्टूबर 1962 को महाराष्ट्र में जिला रायगढ़ के खोपोली गांव में हुआ। आप सफल अध्यापक होने के साथ साथ समाजशास्त्रीय तथा प्रतिबद्ध साहित्यकार के रूप में भी चर्चित है। विविध विषयों पर किए जाने वाले गहन चिंतन के फलस्वरूप आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर आयोजित परिचर्चाओं में सम्मिलित होते रहे हैं। महाविद्यालयीन समस्याओं के प्रति आप निरंतर जागरूक रहे हैं। अध्ययन, अध्यापन आदि शैक्षणिक विषयों को लेकर आपका लेखन कार्य निरंतर समाज को दिशा निर्देशन करता है। आपने विविध राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में समसामयिक विषयों पर मंतव्य रखा है। आपकी भाषा अत्यंत संप्रेषणीय और प्रभाव उत्पक है। प्रमुख कृति आपकी साहित्य का समाजशास्त्र, समकालीन हिंदी कहानी विविध विमर्श, चित्रा मुदगल के कथा साहित्य का समाजशास्त्र, हिंदी व्याकरण, ये जो आपकी किताब है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, हिंदी व्याकरण के बारे में अगर हम कहें तो मैं जब पदवी शिक्षण मैंने लिया था तब भी मैंने सर जी की किताब खरीदी थी। मुझे आज भी याद है और मार्गदर्शक के तौर पर मैं आज भी इस किताब का इस्तेमाल करती हूँ। यह बड़ी सराहना करने वाली बात है। आपकी एकांकिका, ये जो है पल्लवन, एकांकिका के रूप में आपने यह पाठ जो है प्रस्तुत किया है। तो विधा परिचय हम देखते हैं। हिंदी साहित्य में एकांकी का विशिष्ट स्थान है। एकांकी को सरल भाषा में नाटक का लघु रूप कहा जाता है, यानी कि नाटक का छोटा रूप माना जाता है। जीवन के किसी एक अंश प्रसंग को एक ही अंक में प्रभावशाली ढंग से मंच पर प्रस्तुत करना एकांकी की विशेषता है। अपनी बात को व्यक्त करने के हेतु वर्तमान समय में एकांकी को उपयोग में लाना लेखकों के लिए उपयुक्त सिद्ध होता है। अब पाठ परिचय देखेंगे। यहाँ पल्लवन की प्रस्तुति एकांकी विधा में की गई है। साहित्य शास्त्र में पल्लवन लेखन को उत्तम साहित्यकार का लक्षण माना गया है। प्रस्तुत पाठ में पल्लवन अर्थात किसी उद्धरण, सूक्ति, सुवचन को विस्तारित अर्थ लेखन को अत्यंत सरल शैली में समझाया गया है। पल्लवन शब्द की अवधारणा का प्रतिपादन और उसका साहित्य शास्त्रीय विवेचन प्राप्त हुआ है। पल्लवन लेखन के विविध अंगों और नियमों को स्पष्ट करते हुए व्यवहारिक हिंदी के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया है। अब हम कुछ नए शब्द जो है, इन नए शब्दों की जानकारी लेते हैं। आपको इस शब्दों को अपनी कॉपी में लिखकर उसे कंठस्थ करो या समझने की कोशिश करो, आकलन करने की कोशिश करो। पहला ही शब्द है आकलन, यानी समझना। अवलोकन, दर्शन। शंका, भय या शक। व्याख्या, विवरण, उसे हम परिभाषा भी कहते हैं, विवरण। तात्पर्य, मतलब। सहज यानी सरल। आत्मसात, अपने अधीन करना। प्रतिशब्द, पर्याय।
यानी हम पर्याय शब्द कहते हैं। संक्षेपण, संक्षिप्त करने की क्रिया। सूक्ति यानी सुंदर वाक्य। उदाहरण, किसी लेख के अंश को दूसरे लेख में प्रयोग करना। लोकोक्ति, लोगों द्वारा कही गई उक्ति अर्थात कथन। दृष्टांत यानी उदाहरण। काल्पनिक यानी कल्पना से उत्पन्न। सूक्ष्म यानी बहुत छोटा। प्रतिभा यानी बुद्धि। विश्लेषण यानी अलग करना। और संश्लेषण यानी मिलाना। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। यहाँ पर हम लिख कर दिए हैं, पीपीटी बनाइए। आप अपने कॉपी में उसे लिखकर उसे कंठस्थ करो या आकलन करने की कोशिश करो। अब पल्लवन के कुछ बिंदु हैं, यानी महत्वपूर्ण बातें। किस तरह होता है पल्लवन, इसके कुछ बिंदु दिए गए हैं। अब हम इन बिंदुओं को देखेंगे। पल्लवन में सूक्ति, उक्ति, पंक्ति या काव्यांश का विस्तार किया जाता है। पल्लवन के लिए दिए गए वाक्य सामान्य अर्थ वाले नहीं होते। पल्लवन में अन्य उक्ति का विस्तार नहीं जोड़ना चाहिए। क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग न करें। पल्लवन करते समय अर्थों, भावों को एक सूत्र में बांधना आवश्यक है। विस्तार प्रक्रिया अलग अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत करनी चाहिए। पल्लवन में भावों, विचारों को अभिव्यक्त करने का उचित क्रम हो। पल्लवन में वाक्य छोटे छोटे हो जो अर्थ स्पष्ट करे। पल्लवन की भाषा सरल, स्पष्ट और मौलिक होना अनिवार्य है। पल्लवन में आलोचना तथा टीका टिप्पणी के लिए स्थान नहीं होता। अब हम पल्लवन यह एकांकिका के तौर पर यहाँ पर लेखक ने इसका लेखन किया है। पल्लवन का लेखन करना इतनी आसान बात नहीं है, या कोई महान लेखक ही इसका लेखन कर सकता है, या किसी को भी यह खूबियां है वह ही पल्लवन का लेखन कर सकता है। तो एकांकिका की शुरुआत जो है वह कक्षा में शुरू हो गई है। कक्षा में यानी 12वीं कक्षा की अंतिम परीक्षा यानी फाइनल परीक्षा नजदीक आ रही है और अध्यापक कक्षा में गए हैं और बच्चों के साथ उनका संवाद हो रहा है। बच्चों को लेखक या अध्यापक पूछते हैं, आपकी पढ़ाई कहाँ तक आई है, आपकी आवृत्ति कहाँ तक आई है। इसके बारे में पूछते एक लड़की कहती है कि पल्लवन यानी क्या, या पल्लवन लेखन किस तरह किया जाता है। ऐसे संवादों के माध्यम से यह जो पाठ है, यह पाठ अध्ययन के लिए रखा गया है और शिक्षक संवादों के माध्यम से अपने बच्चों के साथ यानी विद्यार्थियों के साथ वे उनकी जो भी शंकाएं हैं उन शंकाओं को वे हल करेंगे। और इसी के तौर पर हमने सारांश के रूप में यह पल्लवन पाठ की टिप्पणी निकाली है, या सारांश के साथ इस पल्लवन पाठ को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जब कभी हमें वक्त मिलेगा या कोरोना समाप्त होने के बाद अगर हम पाठशाला में आएंगे तो एकांकिका के तौर पर जिस तरह हम संवाद बंटवाकर एकांकिका कक्षा में भी प्रस्तुत करते हैं उसी तरह हम दोबारा और एक बार अध्यापन करेंगे। लेकिन आज हम पल्लवन का लेखन इस तरह किया जाता है, पल्लवन यानी क्या, इस एकांकिका का सारांश आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पल्लवन यानी क्या,
यह पहला ही प्रश्न है। पल्लवन का अर्थ है, हम सभी को मालूम है, फैलाव या विस्तार। फैलाव एक आध वनस्पति का होता है, पेड़ पौधों का होता है, उसी प्रकार विचारों का ही फैलाव होता है, उसका विस्तार होता है। अतः यह पाठ्यक्रम में फैलाव किस तरह, जैसे कि हमने कहा, एकाध सूक्ति हो, एकाध सुविचार हो, एकाध पद्य पाठ का कोई पद्य हो या गद्य अंश की कोई पंक्तियां हो, वह दी जाती है और उसका विस्तार हमें करना होता है। तो पल्लवन की परिभाषा हम यहाँ पर दे सकते हैं। पल्लवन का अर्थ हम यह दे सकते हैं कि पल्लवन का अर्थ है फैलाव या विस्तार। जब किसी शब्द, सूक्ति, सूक्ति यानी सुंदर वाक्य, उदाहरण, उदाहरण यानी एकाध पाठ का अंश किसी दूसरे लेखन कार्य में हम उसका उपयोग करते हैं, तब उसे उदाहरण कहते हैं। या लोकोक्तियां, लोकोक्तियां हमें मालूम है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के और आती है। गद्य या काव्य, पंक्ति आदि का अर्थ स्पष्ट करते समय हम कुछ दृष्टांतों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ उदाहरणों का इस्तेमाल करते हैं और उसके द्वारा हम इस पल्लवन का या पल्लवन का इस्तेमाल करते हैं, यानी उन सूक्ति का हम विस्तार से अर्थ बता देते हैं या विस्तार से उसका वर्णन करते हैं, तब उसे पल्लवन कहा जाता है। विस्तार शब्द, यह सुनते ही हमारे मन में एक विचार आ गया या आप लोगों के मन में एक शंका निर्माण हो गई। विस्तार से लेखन तो हम निबंध का करते हैं, सही है, लेकिन निबंध और पल्लवन में अंतर है। निबंध और पल्लवन में अंतर है। पल्लवन और निबंध में अंतर किस तरह है? जैसे कि हम कहते हैं कि पल्लवन को निबंध नहीं कहना चाहिए। निबंध और पल्लवन में पहला जो अंतर है, जहां निबंध में किसी एक विचार को विस्तार से हम लिखते हैं, एक विचार लेते हैं और उसे हम विस्तार से लिखने की कोशिश करते हैं। वहां पर कुछ हम उदाहरण देते हैं या हमारे आसपास की जो घटनाएं, उन घटनाओं का वर्णन हम करते हैं। ज्यादातर उसमें काल्पनिकता या विस्तार का महत्व है, यानी विस्तार से लेखन करना यह निबंध की खूबियां है। लेकिन पल्लवन की विस्तार से लेखन करना यह खूबी बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए पल्लवन और निबंध को एक मानना उचित नहीं है। तो पल्लवन में अंतर क्या है? जहाँ निबंध में किसी विचार को हम विस्तार से रखते हैं, उसके लिए कल्पना है, प्रतिभा है और मौलिकता है। कल्पना तो है ही, प्रतिभा तो चाहिए, प्रतिभा यानी बुद्धि तो चाहिए और मौलिकता तो होनी ही होनी चाहिए, इसका सहारा लिया जाता है। और पल्लवन में क्या होता है? विषय को हम विस्तार से निश्चित करते हैं, लेकिन एक सीमा होती है, उसमें एक मर्यादा होती है, जो निबंध के लिए मर्यादा नहीं होती, सीमा नहीं होती। और पल्लवन को हम सीमा में श्रृंखला के साथ, लय के साथ हम इसे प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। यही अंतर है पल्लवन और निबंध में। अब हम देखेंगे कि पल्लवन की विशेषता क्या है। हर एक साहित्य की अपनी अपनी विशेषता होती है। तो पल्लवन की पहली विशेषता यह है कि भाषा का ज्ञान तो उसमें होना ही चाहिए और भाषा के साथ साथ उसमें महत्वपूर्ण है विश्लेषण, संश्लेषण और तार्किक बातें। विश्लेषण करना चाहिए, उसका पृथक्करण करना चाहिए, जिसे हम मराठी में पृथक्करण कहते हैं। उसे अलग अलग हिस्सों में हम बांटते हैं। एकाध विषय को अलग अलग विषयों में हम बांटते हैं या अलग अलग मध्य में हम उसे बांटते हैं, तब उसे हम विश्लेषण कहते हैं। और संश्लेषण, जैसे कि हम एकाध कहानी को या एकाध विषय को, एकाध विचार को
हम उसका संश्लेषण करते हैं, फिर से हम उसे जुटाते हैं। जैसे कि एक आध पाठ पढ़ाने के बाद हम सिंहावलोकन करते हैं, फिर से उसकी आवृत्ति 5 मिनट में करते हैं, तब वो हो गया संश्लेषण। और इसकी पहली खूबी या पहली विशेषता यह है कि उसे नियम को बांधा जाता है, पल्लवन को नियम से बांधा जाता है। साथ ही साथ उसमें भाषा का ज्ञान आवश्यक है, साथ ही साथ विश्लेषण, संश्लेषण, तार्किक क्षमता, अभिव्यक्ति होनी चाहिए। और इन सब कौशलों की आवश्यकता, ये सब कौशल है, इन कौशल की आवश्यकता पल्लवन में होनी आवश्यक है और यही पल्लवन की विशेषता है। आगे हम देखते हैं, पल्लवन में भाव विस्तार के साथ साथ महत्वपूर्ण बात है चिंतन। यूं तो हमें ऊपरी तौर पर जो भी सुभाषित दिया जाता है, जो भी वाक्य दिया जाता है, जो भी काव्य पंक्ति दिखाई देती है या हम उसे पढ़ते हैं, हम आसानी से उसे पढ़ते हैं और शुरू में हम उसे आसानी से लेते हैं। यह हमें आसान लगती है यानी जैसे कि पंक्ति पढ़ते थे, ये पंक्ति मुझे मालूम है, लेकिन पल्लवन लिखते समय जैसे जैसे उन पंक्तियों को हम एक बार पढ़ते हैं, दोबारा पढ़ते हैं और पढ़ते जाते हैं, तब उस पंक्तियों में छुपा हुआ गुण हमें आकलन होता है और यही उसकी विशेषता है। जैसे जैसे सूक्ति को ध्यान पूर्वक हम बार बार पढ़ते हैं तो उसमें निहित जो गूढ़ अर्थ है, वह गूढ़ अर्थ हमें आकलन हो जाता है या स्पष्ट होने लगता है। अब रही बात पल्लवन की आवश्यकता क्या है। ढेर सारा साहित्य है, गद्य है, पद्य है, हाँ? तो पल्लवन की आवश्यकता क्या है? तो पहली आवश्यकता है, आज का युग जो है विज्ञान का युग है और विज्ञान का युग में जब बच्चे पलते हैं, बड़े होते हैं, तब उनमें जो क्षमताएं होनी चाहिए, विचार करने की क्षमता, कुछ लिखने की खूबियां, वैचारिक बातें, ये जो कौशल है, यह कौशल उनमें नहीं आते हैं या इसके लिए वे अक्षम है, सक्षम और अक्षम। तो इन खूबियों को आत्मसात करने के लिए एक आध लेखक के विचार, हमें उसका ज्ञान होना आवश्यक है और यही पल्लवन लेखन करने के बाद ही बच्चा जान सकता है इन खूबियों को। जैसे कि हमने कहा, आज की पीढ़ी वैज्ञानिक युग में पलते बढ़ने के कारण लेखकों, कवियों, विचारों आदि के जो मौलिक विचार होते हैं, उनके खुद के विचार होते हैं, उनके मौलिक विचार होते हैं, मूलतः वे विचार होते हैं, उन विचारों को आत्मसात करने के लिए पल्लवन की आवश्यकता है और वह पल्लवन सहायता करता है। दूसरी बात यह है कि व्यक्तित्व का निर्माण, किसी बच्चे का व्यक्तित्व आसानी से निर्माण नहीं होता। हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व अपना अपना व्यक्तित्व होता है। वह व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए इन लेखकों के विचारों को, विचारों के विचारों को और कवियों के विचारों को आत्मसात करने के बाद ही एक व्यक्तिमत्व आकार लेता है। उसे ही व्यक्तित्व हम कहते हैं हिंदी में। और व्यक्तित्व को प्राप्त करने के लिए ये सारी खूबियां आवश्यकता है पल्लवन की। आगे हम देखते हैं कि बच्चे का शारीरिक विकास तो होता ही है। हम देखते हैं शुरू से ही नवजात शिशु का विकास, शारीरिक विकास तो होता ही है। खाने पीने की जो चीजें है, जीवन सत्व जो है, हम उसे खिलाते हैं और वे बच्चा विकास तो हो जाता है। लेकिन बौद्धिक विकास के लिए भी कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं और बौद्धिक विकास के लिए पल्लवन हमारी सहायता करता है या बौद्धिक विकास के लिए पल्लवन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे कि हम कहते हैं कि सिर्फ शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में ही पल्लवन की आवश्यकता है, बिल्कुल भी नहीं। एक आध किसान है,
उसके लिए भी पल्लवन की आवश्यकता है। एकाध वकील है, उन्हें जो मद्दे रखने हैं अदालत में, उनके लिए पल्लवन की खूबियां उनके पास होनी जरूरी है। जैसे कि प्रोफेसर है, नेता लोग हैं, भाषण देने के लिए पल्लवन की आवश्यकता होती है। यानी ये सब क्षेत्र के लोग हैं, चाहे वक्ता हो, पत्रकार हो, प्रोफेसर हो, नेता हो, वकील हो, किसान हो, इन सब के लिए यह सारी खूबियां प्राप्त करने के लिए पल्लवन की जरूरत है या पल्लवन की आवश्यकता है। कहानी लेखन करते समय, संवाद लेखन करते समय हमें पल्लवन की आवश्यकता होती है। यानी साहित्य के क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्र के लिए भी पल्लवन की आवश्यकता होती है। अब देखेंगे हम संक्षिप्त में पल्लवन की विशेषता। मौलिकता, यह पल्लवन की पहली विशेषता है। मूल बातें उसमें होती है। सर्जनात्मकता, क्रिएटिविटी, नवनिर्मिति, सृजनात्मकता उसमें होती है। प्रवाहमयता होनी चाहिए, यानी कि भाषा की खूबियां जो है, भाषा की जानकारी पल्लवन लेखन करने वालों को बहुत ही प्रचुर मात्रा में भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए, सहज, सीधी, सरल और प्रवाह में भाषा होनी चाहिए। शब्दों का चयन, जैसे कि हमने कहा, सीमा में बंदी है, मर्यादा होती है, सीमित होते हैं पल्लवन, उसमें विस्तृत लिखते हैं, हम विस्तार से लिखते हैं, लेकिन एक विचार को नहीं। इस सूक्तों को या सुवचनों को या पद्यांश को या गद्यांश की कुछ पंक्तियों को, यह लिखते समय शब्दों का चयन सही मात्रा में होना जरूरी है। सहजता होनी है भाषा में, सहज, सीधी, सरल भाषा होनी चाहिए। कल्पनाशीलता होनी चाहिए, कल्पना का आधार लेना चाहिए, लेकिन सही ढंग से, सही मात्रा में। स्पष्टता होनी चाहिए पल्लवन लेखन में, और महत्वपूर्ण बात है क्रमबद्धता, श्रृंखला के साथ क्रमबद्धता उसमें होनी जरूरी है। अब पल्लवन लेखन की प्रमुख दो शैलियां हैं। प्रमुख दो शैलियां कौन सी? जैसे कि पल्लवन में जो शब्द, पल्लवन जिसका करना है, जिस सुभाषित का करना है, जिस पद्यांश का करना है, जिस लोकोक्ति का करना है, उसी को लेकर हम प्रारंभ करते हैं, तब वह एक शैली हो गई। और दूसरी शैली है, उसकी भूमिका बनाते हैं पहले। जैसे कि हम विषय की ओर आने से पहले प्रस्तावना करते हैं, तो भूमिका करते हैं, और भूमिका के बाद कुछ लेखन प्रारंभ करते हैं। यह हो गई दूसरी शैली। यानी दो शैली में पल्लवन का लेखन किया जाता है। और पल्लवन की प्रक्रिया करते समय कुछ सोपानों की, सोपान यानी कड़ियां, उन कड़ियों की जानकारी होना जरूरी है। पहला है कि विषय को भली भांति समझना। जैसे कि हमने कहा, एक आध पद्यांश हो तो उसे हम बार बार पढ़ते हैं, शुरू में तो हमें वह आसान लगता है, और जब जब हम उसे पढ़ते हैं, जितनी बार हम पढ़ते हैं, वैसे वैसे उसमें जो अर्थ छिपा होता है, जैसे कि हमने कहा निहित गुण उसमें होता है, इस निहित गुण को हम आत्मसात करते जाते हैं। यह हो गई पहली कड़ी। और दूसरी कड़ी है कि विषय को संक्षिप्त रूपरेखा बनाना। रूपरेखा बनाना, जैसे कि एकाध कार्य करने से पहले हम उनकी रूपरेखा बनाते हैं, और उस रूपरेखा के अनुसार अगर हम चलेंगे तो पल्लवन अच्छा बन सकता है। यह हो गई दूसरी कड़ी। और तीसरी कड़ी अंतिम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शब्द सीमा के अनुसार सरल और स्पष्ट होने चाहिए। भाषा में पल्लवन, इन भाषा में पल्लवन करना आवश्यक है। इस तरह पल्लवन करते समय, जैसे कि हमने कहा, बहुत सारे उदाहरण है पल्लवन में। एक उदाहरण हम देने जा रहे हैं, लेकिन और भी कुछ उदाहरण है। जैसे कि कबीरदास के कुछ दोहे हैं, सूरदास के कुछ दोहे हैं, बिहारियों की कुछ दोहे हैं, या सीधी सरल दो पंक्तियां हैं। जैसे कि हम मराठी में बोलते हैं
प्रयत्नांती वाळूचे कण रगड़ता तेलही गण। जैसे कि और हम मराठी में कहते हैं, केल्याने होत आहे रे आधी केल्याची पाहिजे। अब तुम्हारे समझ में आ गया कि पल्लवन यानी क्या। एक सुभाषित, एक लोकोक्ति और इसका लेखन विस्तार तो हम करते हैं, उसका फैलाव तो करते हैं, लेकिन फैलाव करते समय उनकी शब्दों की मर्यादा, रूपरेखा, उसे एक ढांचे में बांधना, मौलिकता, शब्दों में सरलता, भाषा में प्रवाह, शब्दों सही मात्रा में उसका उपयोग करना, शब्दों का, ये सब बातें पल्लवन में आ जाती है। अब हम पल्लवन किस तरह लिखा जाता है, एक सुभाषित लेकर पल्लवन का लेखन करें। एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के तौर पर पल्लवन यानी क्या, यह आपके सामने मैं पेश करूंगी, आप उसे समझने की कोशिश करना। जैसे कि कहा मैंने, पल्लवन के लिए सूक्ति, उक्ति, लोकोक्ति, ऐसे जो दिए हैं विषय, इनमें से एक विषय होता है, या गद्यांश या पद्यांश के वाक्य या पंक्ति ली जाती है और पल्लवन करने के लिए कहा जाता है। हम यहाँ पर उदाहरण के तौर पर एक पल्लवन किस तरह किया जाता है, इसका विवरण हम दे रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा, वाक्य दिया जाता है, अविवेक अपदाओं का घर है, इसका पल्लवन लेखन कीजिएगा। ऐसा परीक्षा में अगर प्रश्न पूछा जाए तो पहले हमें क्या करना है, ऊपरी तौर पर हमें यह बहुत आसान लगता है, लेकिन एक बार दो बार इस वाक्य को हमें पढ़ना है और पढ़ने के बाद पल्लवन लेखन करना है। पल्लवन लेखन यानी विस्तार से उसका लेखन करना है और मौलिकता को भी नहीं छोड़ना है। चलो, हमने यहाँ पर लिख कर दिया है, आप उसे गौर से देखिएगा, सुनिएगा और आत्मसात करने की कोशिश करना। जैसे कि अविवेक अपदाओं का घर है। अविवेक बुद्धि और ज्ञान मानव को बौद्धिक संपदा है, या मानव की यह बौद्धिक संपदा है। मनुष्य जब कोई निर्णय लेता है तो उसे ऐसे विवेक शक्ति की आवश्यकता होती है जो उसे उचित और अनुचित के बीच का भेद बता सके। बिना अच्छी तरह से विचार किए गए कार्य कष्टदायक होते हैं, यानी विचार के साथ हमें कार्य करना चाहिए। बिना विचार से अगर हम कार्य करेंगे तो वह कष्टदायक होता है, वह हमें कष्ट देता है। किसी भी मनुष्य की सफलता का श्रेय उसके विवेक को ही जाता है। किसी समय कौन सा निर्णय लिया गया, इस पर हमारा भविष्य बहुत कुछ निर्भर करता है। यानी निर्णय लेते समय निर्णय कौन से समय में लिया है। अगर हम गुस्सा हो और गुस्से में अगर निर्णय लिया तो गलत हो सकता है। हमें सोच विचार कर ही कोई कार्य करना चाहिए। बिना विचार के किया गया कार्य पश्चाताप का कारण बनता है। इसीलिए हमें जो भी कहना है उस पर मनन करे, चिंतन करे, जो कुछ भी कहे उसे सोच समझकर विवेक की कसौटी पर कसकर ही कहे या करे। अविवेकी मनुष्य मूर्खतापूर्ण कार्य करता है और अपने जीवन को आपत्तियों से भर लेता है। अगर कोई
हितैषी यानी हित करने वाला, उसे आपत्तियों से बचाते हुए उचित मार्ग पर चलने की परामर्श यानी सलाह भी देता है, तो वह हितैषी उसे परम शत्रु प्रतीत होता है। इस तरह ये जो हमने उदाहरण लिया था या एक सुक्ता दिया था, उस सुक्ते का पल्लवन किस तरह करते हैं इसका विवरण किया। वैसे भी ऐसे परीक्षा में शब्द आ सकते हैं या उक्तियां आ सकती है, लोकोक्ति आ सकती है, उदाहरण आ सकते हैं, काव्य की पंक्तियां आ सकती है, जैसे कि सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है। इसका पल्लवन हम कर सकते हैं, जो तो को काटा बोए ताहे बोए तो फूल, फूल के बदले फूल है वाको है त्रिशूल। ऐसे बहुत सारे पल्लवन के लिए उदाहरण आ सकते हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं लालच का फल बुरा होता है। ऐसे भी पल्लवन के लिए कुछ उदाहरण आ सकते हैं, लोकोक्ति आ सकते हैं। हमें बार बार उसे दोहराना है, उस पर विचार करना है और उचित मौलिक योग्य उदाहरण देकर प्रवाहमय शैली में हमें पल्लवन करना है। धन्यवाद।